शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर तथा स्कूल व्याख्याता की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और उससे पहले आप टॉपिक का नाम दोगे पृथ्वी का परिचय। हेडिंग नाम दो परिचय। इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो अपने समझ में कुछ आएगा नहीं। अपने मतलब आपके। अब देखिए, सबसे पहली बात शुरू करूं। अब आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखिए, परिचय में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम दे रहे हैं परिचय, और इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी है क्या, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का अक्ष, फिर देखेंगे पृथ्वी का कक्ष, और फिर देखेंगे पृथ्वी का झुकाव, फिर देखेंगे पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ अर्थ, आकार, ठीक है। और फिर देखेंगे पृथ्वी की गति। अब गति अपन बाद में ले लेंगे, पहले ये पॉइंट हम समझ लेंगे सारे, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वी है क्या। तो पृथ्वी है क्या, इसका उत्तर हमारे को इस चित्र में सबसे बेस्ट तरीके से मिल रहा है। ये है सूर्य। सूर्य है एक प्रकार से बाप की तरह। अगर पूरे सौर मंडल को एक परिवार माने ना, तो सूर्य उसका बाप है। इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा कोई तत्व है, वो है ब्रह्मांड पूरा। ब्रह्मांड, यूनिवर्सल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है ना। एक प्रतियोगिता होती है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होती है। इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है। भूगोल भी वैसी जैसी हर शास्त्र है। ज्यादा ऐसे नहीं बैठना कि आज तो सब सीख के जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रहिए। यह भी वैसा ही सब्जेक्ट है। ये ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स में क्या है कि थोड़ा सा टर्म्स वगैरह दिक्कत आती है। ओके, हमारी बुद्धि लब्धि से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो वो दिक्कत आती है। इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई तत्व नहीं जो इस ब्रह्मांड से बाहर हो। भारतीय साहित्य में हम सृष्टि बोलते हैं, जैन बौद्ध धर्म में हम सृष्टि कहते हैं। सृष्टि शब्द है भारतीय, और ब्रह्मांड शब्द है हिंदी भाषा का। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई कारक, ऐसा कोई बिंदु, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस ब्रह्मांड से बाहर हो। जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ ब्रह्मांड है। फिर इस ब्रह्मांड को विद्वानों ने कई सारे भागों में बांट दिया। इन भागों को हम सामान्य भाषा में कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। हिंदी में कहें तो मेरे हिसाब से कुछ मंदाकिनी टाइप कुछ। अब इस गैलेक्सीज के अंदर कई सारे, अब देखो ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सबसे बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे बड़ी है। आपके कोर्स में नहीं है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पृथ्वी पे लेके आ रहा हूं। अब गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे तारे हैं जिन्हें हम स्टार कहते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है।
प्रत्येक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों स्टार हैं, तारे हैं, और इन तारों में एक तारा है सूर्य। ध्यान से समझना, यूनिवर्स करोड़ों अरबों नहीं है, यूनिवर्स एक ही है। इस यूनिवर्स में करोड़ों अरबों की संख्या में क्या है, गैलेक्सीज है। हिंदी में हम मंदाकिनी बोलते हैं। हमारे को कई बार पूछते हैं कि हमारे पृथ्वी किस मंदाकिनी में, तब हम कहते हैं मिल्की वेव में है। हमारी पृथ्वी की किस मंदाकिनी में है, तब हम कहते हैं मिल्की वेव मंदाकिनी में है, सर्पिले आकार की है। फिर इन मंदाकिनियों के अंदर कई सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, और उन स्टार्स में से एक स्टार कौन सा है, सूर्य, जो कि आपकी सूर्य नामक तारा एक मिल्की वेव नामक गैलेक्सीज का भाग है, और उस गैलेक्सी को हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानते हैं। वो सबसे बड़ी गैलेक्सी नहीं है हमारी, जो हम जिस गैलेक्सी में बैठे हैं। फिर हर तारे का अपना एक परिवार होता है। सूर्य के परिवार को सौर परिवार बोलते हैं। क्या कहते हैं, सौर परिवार। तो अब आप इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो कि ये सूर्य है तो ये सौर परिवार है। बाकी ऐसे ऐसे तारे इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में अरबों हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है। और तारों का अपना प्रकाश होता है, यहाँ एनर्जी अपनी खुद की होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य क्या है, तो आप कहोगे सूर्य एक तारा है जो किसी गैलेक्सी का भाग है। किस गैलेक्सी का है, मिल्की वेव का भाग है। अब मिल्की वेव गैलेक्सी का सूर्य एक भाग है, और इस सूर्य का पूरा अपना एक परिवार है, जिसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। इस सौर मंडल के अंदर कई सारे भाग है। सौर मंडल में ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, ये वेनस हो, चाहे मरकरी हो, चाहे अर्थ हो, जुपिटर हो, ये सारे सारे ग्रह है। ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर, निश्चित गति में, निश्चित एक प्रकार से क्लास में जो चक्कर निकालता है, निश्चित अवधि में, उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे ही ग्रह अपना रास्ता भटकता है, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। रास्ता भटकते ही वो बाहर। प्लेटो रास्ता भटका, प्लेटो को ग्रहों की गति से 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी के अंदर, वहां पे उसको ग्रहों की गति, ग्रहों को की श्रेणी से उसको बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने रास्ता भटक दिया। क्योंकि रास्ता भटक तो किसी और से टकराएगा। इस कारण ग्रह आते, ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर निकालते, उसे हम उपग्रह कहते हैं। इसके अलावा कई सारे खगोलीय पिंड, उल्का पिंड हो, आप जितने भी नाम सुनते हो, ये सारे सारे सौर परिवार का हिस्सा है। तो पृथ्वी एक ग्रह है जो सौर मंडल का भाग है, और ये अपने सूर्य के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये इसका रास्ता है। इसका रास्ता फिक्स है, ये रास्ता है इसका। ठीक है, और इस प्रकार से ये सारे सारे बाकी के ग्रह भी घूम रहे हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स में वी आर हेयर, हम यहाँ बैठे हैं। फिर इस पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, तब इसके फिर 4 भाग हो जाते हैं। वायुमंडल अलग, जल मंडल अलग, स्थल मंडल अलग, और जैव मंडल अलग। फिर हम जैव मंडल का हिस्सा है। फिर स्थल मंडल के अंदर 7 महाद्वीप आ जाते हैं, और 5 आपके महासागर आ जाते हैं। फिर 7 महाद्वीपों में कई सारे देश, देशों में फिर आपके राज्य, राज्यों में जिले, जिलों में तहसीलें, तहसीलों में गांव, गांव में अपनी ढाणी। ठीक है, और ढाणी में आप है नमूना, यह सैंपल है ढाणी रहा। तो इस तरह से एक गांव से लेकर, एक ढाणी से लेकर और यूनिवर्स तक की यात्रा, समझ गए आप। एक किताब आती थी बहुत पहले, एक पत्रिका भी आती, आज भी आती है, ग्रास रूट टू गैलेक्सी। ग्रास रूट को का मतलब हो गया आपके घास के मैदान। घास का मतलब ढाणी। ग्रास रूट टू गैलेक्सीज, इससे ऊपर फिर कुछ है नहीं। तो एक व्यक्ति अगर ग्रास रूट से गैलेक्सी तक की यात्रा करता है, तो इसका एक मुहावरा बन गया इंग्लिश लिटरेचर में कि एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रास रूट से उठ के गैलेक्सी को टच कर गया, मतलब शून्य से उठ के शिखर को पा गया। तो उसके लिए इंग्लिश में कहा जाता है ग्रास रूट से गैलेक्सी तक की यात्रा कर ली इसने।
अब ग्रास रूट में उठे पाछो घूमे ग्रास रूट माथे जो जावे तो मजो उड़ फिर घूमी पृथ्वी की ऐसे लगा जैसे घूम गई है, हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, हटा देंगे भाई, हम हटा देंगे, चिंता ना करो। तो इस तरह से ये ग्रास रूट से गैलेक्सी तक की बात थी। अब पृथ्वी क्या है ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस वीडियो को थोड़ा सा आप देखना। देखिए, अब आप देखो, ये सूर्य खुद घूम रहा है। ये सूर्य जैसे अपन आग का गोला कहते हैं, और ये पृथ्वी है जो इसके चारों तरफ चक्कर निकाल रही है। पृथ्वी खुद भी घूम रही है, छोड़े ये ना कौन बेड़ो क्या ना चंद्रमा। देखो, छोड़ा चंद्रमा को भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा जबरदस्ती चक्कर काट रही है, छूटना चाह रहा है लेकिन पृथ्वी उसको छोड़ नहीं रही। अब दब गया, अब दब गया है, अब ये भाग दिखेगा नहीं अपने को। अब रात हुआ हुई ये केतवी रात, अभी ये 6 महीने उधर चला गया, अब ये वापस देखना शुरू होगा। ठीक है, अब ये पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, सूर्य ऐसे घूम रहा है। देखिए, एक आप सिमिलरिटी नजर आ रही होगी, सारे के सारे पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं। सारों की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व। ये भी पश्चिम से पूर्व, वो भी पश्चिम से पूर्व, और ये भी आपके पश्चिम से पूर्व। एक कई बार ऐसे सवाल आता है कि चंद्रमा के स्थिर है, सॉरी सूर्य स्थिर है स्थिर नहीं है। सूर्य अपनी कक्षा में नहीं घूमता, अक्ष पर घूमता है, ऐसे घूमता रहता है, कक्षा में नहीं घूमता, बस कक्षा इसकी नहीं है। लेकिन गैलेक्सी पूरी घूमती है, पूरी गैलेक्सी जो है वो पूरी घूमती है, और गैलेक्सी पूरा चक्कर निकालती रहती है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो स्थिर है, सारे के सारे घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। अब ये रायत बैठा हो घूम अपन भी रहे हैं 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब भी अपन घूम रहे हैं। मतलब अभी अपन जब भूगोल पूरा कर लेंगे ना, क्या भूगोल इस क्लास को, तब तक हम 1650 किलोमीटर जा चुके होंगे, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको अपन आगे समझेंगे। तो अब बात को समझिए मेरी। तो हम यहाँ पे अगर पूछें कि पृथ्वी है क्या, तो पृथ्वी है क्या, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सौर मंडल का भाग है, सूर्य के परिवार का एक भाग है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब बात आती है पृथ्वी का अक्ष और कक्ष। ये समझो, उससे पहले लिखिए पृथ्वी है क्या। देखिए, ये बातें परीक्षा सिलेबस में नहीं है, बट आगे पूरी बातें समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है। घमंड किस बात का? इतना सारा ब्रह्मांड है, उसमें कई गैलेक्सी, करोड़ों तारे, उए में सूर्य एक तारो, उए में पृथ्वी, पृथ्वी ने गांव मात बैठा 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 घमंड करे ये मारो प्लॉट है, हमारी जमी है। कोई नौकरी लग गई तो वो फोकुट घमंड कर रही है, नौकरी लगी, देखो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दिख भी नहीं रही ढंग से, पृथ्वी दिख भी नहीं रही है, ये हालत है। और पृथ्वी इतनी कुरूप है जितनी दिखाई जाती है हमें। देखो, ये है पृथ्वी ये वास्तविक फोटो है इसका। अपने को कैसी दिखाई जाती है? ऐसे। ये मेकअप के बाद है और ये है ये स्थिति है पृथ्वी की, देख लो आप। अब आता है परीक्षा में, पृथ्वी गोल है तो चौरा क्या हमारे साथ गोल है, गोल है तो हालत दो हीरो के धूप पड़ी उड़ी है, तो एक धूप है, ऐसी हाल है, ये पृथ्वी की हाल है, देख लो। अब लिखिए आप उसमें पहले कि पृथ्वी है क्या, ये पहले सवाल का जवाब लिखो। हाँ, ये लिखा ना पड़ से बोलो बोलो चलो, बोलना तो मुझे पड़ेगा ना। हाँ, लिखिए। अब इसमें लिखना, सृष्टि के सभी तत्व ब्रह्मांड के भाग है।
ब्रह्मांड के भाग है, ब्रह्मांड के भाग है। इस ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सी है, गैलेक्सी है। मंदाकिनी लिख सकते हो, हिंदी में लिख लो, गैलेक्सी है। इस ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सी है या मंदाकिनियां हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड में अनंत, अनंत का मतलब आप ये समझिए कि आज तक हमें काउंटिंग उसकी पूरी हुई नहीं है। अब हम दो गैलेक्सीज को याद रखते हैं। एक सबसे बड़ी गैलेक्सी जिसको एंड्रोमेडा बोलते हैं, एक हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वेव कहते हैं, ठीक है। मिल्की वेव लिखा ना, मिल्की वेव कहते हैं। तो देखिए सारी गैलेक्सीज में बात करें कि भाई हमारे को सर कौन सी गैलेक्सी याद रखनी है, तो देखो दो गैलेक्सी बड़ी अच्छे से याद रखो। एक रखो एंड्रोमेडा, ये है आपके इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी, सबसे बड़ी गैलेक्सी या मंदाकिनी, ठीक है, सबसे बड़ी गैलेक्सी। और दूसरी आप याद रखो मिल्की वेव, हिंदी में कहे तो दूधिया रास्ता। ऐसी कैसी सर है, ऐसी है। मिल्की वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको पृथ्वी से जब ट्रेस करते हैं ना दूरबीन वगैरह से, तो उसका दृश्य कुछ दूध जैसा दिखाई देता है, सफेद कलर की, इसलिए इसको मिल्की वेव बोलते हैं। एक मिल्की वेव याद रखना, जो लिखना है कि सौर परिवार इसी में स्थित है, सौर परिवार इसी मंदाकिनी का भाग है, लिखो इसमें। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सी हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। पहली लिख लो एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा इसमें लिखना सबसे बड़ी गैलेक्सी है। बस सौर मंडल पाठ नहीं है जिसको अपन डिटेल से पढ़ते, कोर्स में नहीं है। और दूसरी लिखना मिल्की वेव, इसमें लिखना कि पृथ्वी या सौर परिवार इसी गैलेक्सी का भाग है। ठीक है, सौर परिवार इसी गैलेक्सी का भाग है, लिख लिया। अब नीचे लिखना, इसके नीचे कि प्रत्येक गैलेक्सी में अनंत संख्या में, प्रत्येक गैलेक्सी में अनंत संख्या में तारे हैं, अनंत संख्या में तारे हैं, अनंत संख्या में तारे हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनंत संख्या में तारे हैं, तारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित एक तारा है सूर्य, मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित एक तारा है सूर्य। मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित एक तारा है सूर्य। सूर्य के अपने परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सूर्य के अपने परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के अपने परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर का मतलब सूर्य होता है, इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में हम कहते हैं सौर मंडल। ठीक है, सौर परिवार कहा जाता है जिसमें 8 ग्रह, जिसमें 8 ग्रह, उनके कई उपग्रह, 8 ग्रह, उनके कई उपग्रह, कई उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड,
उल्का पिंड मतलब मोटो बाटो है घूमतो रहे के थे आई गबीड़ दे सके उन उल्का पिंड क्या करे कभी भी आई टकरा है कभी नेड़ो आ दे दूरबीन वाला कहे कि हमें आओ पृथ्वी रे टकरा सके यदि हैंग वैज्ञानिक बीजा हैंग अलर्ट हो जाए हमें कभी भी आ सकता है। मध्यम मंडल पर जैसे ही आता है तो वहां पिघल जाता है। क्यों पिघलता है वायुमंडल में मैं समझाऊंगा। पृथ्वी की रक्षा करता है मध्यम मंडल उल्का पिंडों से। हम पढ़ते हैं ना कि ओजोन परत पृथ्वी की पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। उसी तरह से पृथ्वी की ओर आने वाले उल्का पिंड जो हुआ में दबायोड़ा आवे है जर जाओ जेर आए बढ़े तो पृथ्वी पतन कर दे। एक बार वहां से निकला था उल्का पिंड मूड बनाए गए हणके ये ना मध्य मंडल न चीर जानो है। मध्य मंडल को चीर भी लिया लेकिन उसका कई बड़ा हिस्सा टूट गया। एक हिस्सो पार कर गयो गम ओ आए खिरियो जाए रूस माथे। रूस जाने के यूक्रेन में आयो है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या निकली कि जब रूस पे गिरा तो उसके बाद में जैसे वो ठंडा हो गया ना थोड़े समय बाद रूस में तो ठंडी है पूरी क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे आया हुआ है। पचे हुआ मैं छेनेन बीजेन हथौड़ान लेन जाओ वैज्ञानिक बीजान हैंगे और जैसे उसको तोड़ना शुरू किया तो उसमें ऐसे ऐसे बहुमूल्य खनिज निकले। रूस के मजो आ गए एक बड़े आवारों ने उल्का पिंड हुआ। एक भारत में गिरा लोनार झील बनी। राजस्थान वाला के मोहर है खरियो तो जो पुष्कर बनी झील। पुष्कर के बारे में कई बार कहते हैं कि उल्का निर्मित झील हफा कूट बिल्कुल कोई लेन देने कौन। तो राजस्थान वाला विद्वान ने की तर्क दियो तो पुष्कर झील खड़ियो टूट गेत के अगर उल्का से नहीं बनी है तो पुष्कर की झील को खोदा वो रेत कहाँ है वो तो उड़ी के राजस्थान में रेत उड़े है। आप तर्क देखो राजस्थान के विद्वानों के तर्क माडे करीब लिखियो मैंने ये उल्का निर्मित राजस्थान की एकमात्र झील है। फिर हमने पता किया किसी भी एंगल से देखा किया किसी भी किताब में नहीं लिखा गाइड के अलावा। पता है मास्टर पढ़ा दी मास्टर मधु आ गए नई झील मिली है उल्का निर्मित झील। तो इस तरह से जब उल्का गिरती है तो एक खड्डा बन जाता है। खड्डे में पानी आ जाता है उल्का निर्मित झील हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे उल्का आते रहते हैं। तो उल्का मतलब रास्ता भटका हुआ पत्थर तो कहीं पे आके वो गिर सकता है। तो ग्रह उनके उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड एवं अन्य सभी प्रकार के खगोलीय पिंड एवं अन्य सभी प्रकार के खगोलीय पिंड सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल का हिस्सा है। और नीचे लास्ट पैरा लिखिए कि 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है और एकमात्र ग्रह जहां पर जैव मंडल है। एक ग्रह पृथ्वी है और सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर जैव मंडल है जीव पाए जाते हैं। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां पे जीव पाए जाते हैं जैव मंडल है। समझ में आ रही बात। जैव मंडल का मतलब होता है जहां जीव जंतु वनस्पति हो। ये एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहां पर जैव मंडल है। इसका रीजन है कि यहाँ पे पानी भी है वायु भी है और स्थल भी है। जैव मंडल हमेशा वहीं होता है जहां जल थल वायु तीनों चीजें हो। अब हमारे क्या जमीन कम पड़ रही है तो हमने प्लॉट देखने की कोशिश की है शुक्र पे शुक्र ग्रह पे। तो शुक्र के गर्म गुणों फटो करो। अब हमने किसको टारगेट किया है मंगल ग्रह पे। अब यहाँ प्लॉट के वहां हम सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह में काफी समानताएं हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जीवन यापन हो सकता है। तो अब हम लोग जो है वो जैव मंडल विकसित करने के फिराक में है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे ले जाके। जमीन तो पड़ी जे हवा वगैरह ठीक है पानी सिस्टम भी ठीक है बाकी तो भारतीय छोड़ दे अब जैव मंडल अपने आप हो जाए
कोई समस्या कौन आप रे बकरे वेले ले जाए, रेडो ले जाए वेला, और जो को हाथ में आयो हैंग ले जाए और ले जाए बड़े फर्स्ट क्लास एक खूबसूरत जैव मंडल विकसित कर दे। बाकी तो हैंग टारगेट कीड़ो है, बट हमें एद की पौनी है कौन, समस्या वो आ रही है। तो मंगल ग्रह पे जितने भी अभियान जाते हैं ना, ये देखने के लिए जाते हैं कि वहां पानी है कि नहीं है। हवा तो मिल गई है, पृथ्वी भी मिल गई है प्रॉपर तरीके से, अब पानी है को मुड़ गए मरे जैव मंडल चक्कर में। अब सिर्फ एक समस्या आ रही है, जिस दिन पानी मिल गया ना उस दिन मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से और मंगल ग्रह पे जाएंगे आराम से। फिर वहां से क्या बाद में फोन कनेक्टिविटी वगैरह सब हो जाएगी भाई। अपने लिए तो अब अमेरिका भी मंगल ग्रह ही है गप्पे जे कही था अमेरिका है आपने देखा कभी? तो कैसे विश्वास कर लेते हो सकता है कि अब गांव वाले कहते हैं ना कि अपे या वहां तो अमेरिका उल्टो है। बात सही के गलत को कह, क्योंकि अमेरिका वास्तव में नीचे ही है भाई। अगर ये हम खड्डो खुणा पो हम निकलो ना, अमेरिका में निकला बाहर। आप सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो देखो ये भारत है, कहाँ गया ये रहा। यहाँ से आप खड्डा खोदो, यहाँ से हम निकलो ये जगह करे यह किया गया, यहाँ से निकलेंगे अमेरिका के दक्षिणी भागों से। तो अपने ये हम नीचे जाओ सीधा सीधो नीचे अमेरिका आवे। तो हम हमारे वाले आज भी बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अमेरिका हमारे नीचे है। गाँव वाला क्या करे कि अपे होता हमें अमेरिका में दिन है, हमें रात है, 12 घंटा हमारे से 24 घंटे पीछे चल रहा है। खैर वो तो टाइमिंग में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ग्रह के ऊपर एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जैव मंडल है, बाकी किसी ग्रह पर जैव मंडल नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे पृथ्वी है क्या? तो पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि कई बार सवाल आवा सरल सवाल रहा है पृथ्वी क्या है, मतलब भाइयों पट्टू कौन पृथ्वी है कि वही सवाल रे मजो करे आगे पृथ्वी उपग्रह है। शाबाश। अब आप लिखो कि दूसरा पॉइंट पृथ्वी का अक्ष कक्ष एक मिनट, पृथ्वी का आकार लिखिए। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार सर्पिल आकार है। वाह बड़े अब हमारी परीक्षा में गोलाकार, नारंगी आकार, तस्त्री आकार। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो इस प्रकार से है, हम इसको कहते हैं जियोइड शेप, भू-आब आकार। ऐसे आकार को क्या कहा जाता है? भू-आब आकार। ठीक है, इसे अपन भू-आब आकार बोलते हैं। देखो गोल और भू-आब में बड़ा फर्क होता है। गोल और भू-आब में फर्क क्या होता है? देखिए जैसे मान लो कि एक यह है ये, अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो एक ये डायरेक्शन आप देख रहे होंगे और एक ये है, इसे हम गोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इधर की लंबाई और इधर की लंबाई चेक की जाए तो बराबर है। गोल उसे कहते हैं जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच की लंबाई, पूर्व और पश्चिम की लंबाई दोनों आपस में कैसी हो? बराबर। जैसे फुटबॉल है, अब फुटबॉल को आप ऊपर से नीचे के बीच में अगर रस्सी से बांधते हो, उतनी रस्सी आपको पश्चिम से पूर्व या बीच में से बांधने में उतनी रस्सी लगती है। ऐसे आकार को हम कहते हैं गोलाकार। ऐसी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी है आपकी भू-आब आकार। भू-आब आकार का क्या मतलब होता है? जब आपके उत्तर से दक्षिण, यहां से यहां के बीच में रस्सी और इधर की रस्सी अगर अलग अलग साइज की चाहिए हो तो ऐसे आकार को हम कहते हैं भू-आब आकार। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि पृथ्वी को चारों तरफ से बांधना हो तो भाई सीधी सी बात है, हम दो तरीके से बांधते हैं। या तो आप इसको इस प्रकार से रस्सी लेके बांध दो, या आप इस प्रकार से इसको रस्सी लेके बांध दो। हम अगर इसको इस प्रकार से बांधते हैं उत्तर से दक्षिण, ठीक है, अगर उत्तर से दक्षिण रस्सी से बांधते हैं तो दूरी अलग है, और अगर हम इसको इस प्रकार से बांधते हैं तो इसकी दूरी अलग है, मतलब लंबाई अलग अलग है। मतलब ये हुआ साफ कि हमें रस्सी अलग अलग लंबाई की चाहिए।
अगर हम इसको इस हिसाब से बांधते हैं तो हमें रस्सी चाहिए लगभग 40,075 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर रस्सी चाहिए तो हमें 40,075 किलोमीटर लंबी रस्सी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में ये फैली हुई है, बीच में फैली हुई है। इसका मतलब साफ है कि बीच में ये, आपके ऐसे समझ सकते हो कि ये फैला हुआ है और ऊपर से दबी हुई है। पृथ्वी बीच में फैली हुई और ऊपर से कैसी है? दबी हुई है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और अगर ऊपर से नीचे लंबाई चाहिए इस साइड से उत्तर से दक्षिण तो चाहिए 40,008 किलोमीटर, 7 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो 40,008 किलोमीटर की लंबाई चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप पैदल रवाना हो, मैं आपको कहूं कि उत्तरी ध्रुव से पैदल आप दक्षिणी ध्रुव जाओ, वापस दक्षिणी ध्रुव से ऐसे इधर घूम के उत्तरी ध्रुव आओ, तो आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिण घूम के और वापस जब आओगे तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे आप? 40,008 किलोमीटर की दूरी। अब मैं आपको कहूं कि आप इधर से रवाना हो, वापस घूम के इधर ही आओ, तो आप कितनी दूरी तय कर लोगे? 40,075 किलोमीटर। अब यहां एक सवाल बनता है कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय वृत्त कितना है? परिधि, सॉरी, विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। जब ध्रुवीय परिधि और विषुवत रेखीय परिधि में अंतर हो तो हम उसको गोल नहीं कहते बल्कि भूभाग कहते हैं। समझ में आ रही बात? पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में कितने किलोमीटर का फर्क हो गया? करीबन 67 किलोमीटर का फर्क है। अब 67 किलोमीटर का डिफरेंस ही इसको कैसा घोषित करता है? भूभाग। अगर दोनों 40,075 होती या दोनों 40,008 होती तो इस पृथ्वी को हम कैसी कहते? गोल कहते। तो अभी राउंड शेप में नहीं है, अभी है जियोइड शेप में। जियोइड इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि परीक्षा में भूभाग का नाम बदल देते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम आते हैं? भारत मार से गोल इज बड़ी उड़े जो भी है, बात समझ में आई? पृथ्वी का आकार कैसा है? क्यों है? क्योंकि इसकी विषुवत रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में अंतर है। क्लियर? कोई डाउट हो तो बता देना। हाँ। अब लिखो, एड चित्र बना तो बना दो, थे ही जेवड़ बनाओ वैसे ही आपको अगर मैं गोल चित्र बनाने का कहूंगा ना तो आप नेचुरली पृथ्वी बना दोगे। लिखो, आकार लिखो इसका। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का आकार। ये इस जगह पे आइए, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, पृथ्वी का आकार, हेडिंग दे दी ना। हाँ, अब लिखिए इसमें, अच्छा एक चीज और इसमें, जैसे व्यास की बात करें हम, ये तो परिधि की बात कर ली हमने। परिधि तो क्या होता है? परिधि का मतलब साफ होता है कि मैंने कहा ना बाहर बाहर से बांधना हो, वो तो परिधि हो गई। व्यास क्या होता है? खड्डे वाली बात आ गई वापस। अब यहां से खड्डा खोद लिया जाए यहां से और आमने सामने निकाला जाए, थोड़ा हो खड्डे में टेका जाए, सीधो आमो हमो निकले हुए, तो आप जितनी दूरी तय करोगे उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। समझ में आएगी? आधे टे अटक गया तो रेडियस, त्रिज्या। अगर ओमो हम के तू के ओमो हम निकली के देख गौम क्या करे लड़ाई में, हाँ तू ओमो हम निकली, एक आगे सब लगाया करे, हूँ बोलो कौन क्या कहते? तू हमें ओमो हम निकली, कह रहे ओमो हम पृथ्वी के। किसके? पृथ्वी के। क्यों? ये असंभव है। भूगोलवेता ये कहते हैं कि अगर एक खड्डा खोद लिया जाए यहाँ पे और अगर किसी को अंदर डाल दिया जाए कि भाई खड्डो बिल्कुल प्रॉपर रोए में खोदियो है और अब उसको अंदर डाला जाए तो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। मान लो कि एक पूरा पाइपलाइन बना दी, भले मान लो पाइपलाइन बना दी, वो आग से नहीं जलेगा, ऐसी कल्पना का। वैसे तो बड़े बुझाते महीना ज्वालामुखी कोई लाओ आवा है जो को सेट कर दे हाथों हाथ ही 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान महीनों कई जगह। तो अपन ऐसी मान के चले कि एक ऐसा पाइपलाइन बना देते हैं उसको लावा प्रभावित नहीं करेगा, जलने की गारंटी मेरी, वो नहीं जलेगा। फिर भी अगर अंदर चला जाए
तो क्या भूगोलवेता ये कहते हैं कि वो वापस कभी बाहर आएगा ना, तो भी वो अमेरिका नहीं आएगा, भारत पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर आए पृथ्वी घूमे वो जगह है पास। समझ में नहीं आई बात? भाई आपको अंदर डाल दिया, अब पृथ्वी तो घूम रही है ऊपर से, घूम के आप जब बाहर आओगे तब भारत वापस आ जाएगा। पृथ्वी 3 बार घूम रही है, ऊपर से घूम रही है, अंदर और घूम रही है, मेंटल घूम रहा है, कोर भी घूम रहा है। कहीं था है? देखो क्रस्ट भी घूम रहा है, मेंटल भी घूम रहा है और कोर भी घूम रहा है। नीचे कोर अलग अपनी गति कर रहा है, मेंटल अलग गति कर रहा है। गाड़ी है ना, गाड़ी के अंदर आप देखोगे तो जो टायर होता है वहां पे बियरिंग होते हैं, है ना? तो जब बियरिंग एक घूमता है दूसरे वाला अपने आप उसके साथ घूमता है, तीसरे वाला अपने आप घूमता है और एक प्रकार से अपने आप घर्षण शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक दूसरे के इस हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं। पृथ्वी के अंदर ऊपर क्रस्ट घूम रहा है, उसके नीचे मेंटल घूम रहा है और अंदर जाके कोर घूम रहा है। तीनों अलग गति में घूम रहे हैं और इसी कारण 2 टाइप की एनर्जी नीचे बनती है। वो मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको समझाऊंगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि व्यास का मतलब समझ में आया कुछ? व्यास का मतलब होता है कि आमने सामने सीधी रस्सी निकालनी हो, उसे अपन व्यास बोलते हैं। तो अगर अपन उत्तर से दक्षिण का व्यास देखें तो ये आ जाता है 12,714 किलोमीटर, और अगर अपन पूर्व से पश्चिम का व्यास देखें तो कितना आ जाए? 12,756 किलोमीटर। व्यास में भी भिन्नता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी बीच में चौड़ी ज्यादा है और ऊपर से थोड़ी दबी हुई है। दबी हुई और चौड़ी क्यों है, इसके पीछे भी अपन आगे बात करेंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अगर पृथ्वी का आपसे कोई व्यास पूछे तो आप कहोगे 12,714 और 12,756। अब इसका एक ऐसा सवाल आया कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितनी भिन्नता है? 42 किलोमीटर की। कितनी भिन्नता है? 42 किलोमीटर की। 714 और 756 निकाल दो, पीछे कितने बचेंगे? 42 बचे, 42 किलोमीटर। और परिधि में कितनी भिन्नता है? 67 किलोमीटर की। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गोल होता ना तो व्यास दोनों का बराबर होता और परिधि भी बराबर होती। ठीक है? और मैं वापस एक बार लास्ट में फिर बता देता हूं व्यास क्या है, परिधि क्या है। आप ये ब्लैक देख रहे हो ना, ये ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक पट्टी, ये एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि व्यास को माप रही है। और अगर इसको सीधी करके सीधे अंदर जो ये दूसरी जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये पट्टी जो आमने सामने निकली है, इसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। जो सीधी है, बिल्कुल आपको दिख नहीं रही है, अंदर से होके हमने निकाल दी बाहर, इसको हम व्यास कहते हैं। इधर से अगर अपन रस्सी निकालते हैं और आमने सामने निकालनी होगी तो हमें 12,714 किलोमीटर की रस्सी चाहिए, और इधर से आमने सामने निकालनी हो तो रस्सी कितनी चाहिए? 12,756 किलोमीटर। 42 किलोमीटर की रस्सी का फर्क आ जाता है। और यही फर्क, दो फर्क जो है परिधि और व्यास का, यही फर्क पृथ्वी को इस डेफिनेशन में लाता है। कौन सी डेफिनेशन? भू-आब की डेफिनेशन। अब लिखिए आकार में। चित्र बना दो, 2 चित्र बना देना। 2 चित्र बनाना, एक तरफ व्यास लिखेंगे, एक तरफ परिधि लिखेंगे, और फिर नीचे डेफिनेशन डालेंगे। बोलो। एक तरफ व्यास का 12,756 और ये, और एक तरफ परिधि का लिख लेना। ठीक है? इस तरफ परिधि का लिख लो एक तरफ व्यास का लिख लो। ये चित्र बना दो, फिर नीचे मैं परिभाषा लिखवाता हूं। बना दिया? हो गया?
अब इसके नीचे लिखो व्यास के नीचे कि पृथ्वी का, व्यास के नीचे लिखना पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, अब त्रिज्या पूछे तो बटा 2 कर दिया ना, ठीक है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, ध्रुवीय इसलिए कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाता है, और उसको विषुवत रेखीय इसलिए कहते हैं कि वो 0 डिग्री के सामने समांतर है। मैं ये रेखाएं आपको आगे कल ही समझाने वाला हूं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर तथा पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,756 किलोमीटर है। इस प्रकार दोनों के मध्य 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर का अंतर है। किलोमीटर का अंतर है। अब मैं परिधि का बोल रहा हूं, ठीक है। परिधि में लिखना पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,075 किलोमीटर, सॉरी ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर तथा विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर है। इस कारण इन दोनों के मध्य 67 किलोमीटर का अंतर है। 67 किलोमीटर का अंतर है। देखो एक पॉइंट महत्वपूर्ण, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा करके सवाल आता है इसका। फिर वहां पे पूरी दिमाग में एक पॉइंट रखना पड़ेगा। और भूगोल एक ऐसा विषय है, फिजिकल ज्योग्राफी, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ समझना पड़ता है। अब ये बात अगर समझ में आई ना, तो खाली आंकड़े याद रखने के 40,075, 40,008, 12,714, 12,756, बाकी कोई बात याद रखनी नहीं है, ठीक है। अब नीचे हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार व्यास और परिधि की भिन्नता के कारण हम इसको गोल न कह के भू-आब आकार कहते हैं। देखिए इस प्रकार व्यास व परिधि, कौन सा व्यास? ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखीय व्यास। परिधि भी ध्रुवीय और, अब मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, व्यास व परिधि का अंतराल होने के कारण, अंतर होने के कारण पृथ्वी को गोल न कहकर भू-आब आकार कहा जाता है। भू-आब आकार कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना GOID है ना। GOID लिखना आवे कौन था? आईडी आवे इनको, एक वो केड़ी आईडी आवे, फेसबुक आईडी और यू बड़े केड़ी इंस्टाग्राम आईडी, जो थारे भू-आब GOID। हैं GOID का GEOID, के तो बढ़िया नाम है। अंग्रेजी में स्पेलिंग था, याद हो जाइए, ठीक है। अब इसको हिंदी के कुछ नाम अगर आपको याद आते हो और बता दो। गोल कहना मत। किसका? किसके जैसा?
पृथ्वी का आकार पृथ्वी जैसा कैसा, तो पृथ्वी आकार कह दो। वो तो यही बात हुई, देखो ऐसा, ये ऐसे ऐसा हो गया। ई धन ऊ, ई का ये, ऊ का वो आ नहीं, संधि धारे। तो पृथ्वी धन आकार करें पृथ्वी आकार। अब इसको तो आप बना सकते हो वैसे, ठीक है, ये भी ठीक है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी के आकार जैसा। मैं पूछ रहा हूँ पृथ्वी का आकार कैसा है, अगर प्रैक्टिकल हुआ भूगोल का और पूछ लियो मार्स आके पृथ्वी का आकार, पृथ्वी आकार थाप ठोक दे हो, तो वो पूछो पृथ्वी का आकार केड़ो है, तो पृथ्वी आकार। ठीक है, हालांकि अगर भू अब न आए तो इसका अगर ऐसा ऑप्शन हो तो देख लेना, लिख लो, ये भी लिख लो, पृथ्वी आकार। हाँ? कौन सा कौन सा, परिवलयाकार। परिवलय तो ऐसे नहीं बैठेगा, हाइपर बोला, आयताकार हाइपर बोला, याद है कहाँ पढ़ा था? हाँ? मांग की लोच में पढ़ा है। देखते हैं हिंदी का कोई नाम हुआ तो एडजस्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो हो गया पृथ्वी के आकार की बात। तो आकार में आपको 4 आंकड़े याद रखने, किलोमीटर वाले सारे प्रैक्टिकली मैंने करके बता दिए, और पृथ्वी का आकार कैसा है ये बता दिया। अब आते हैं अपन तीसरे पॉइंट के ऊपर, अक्ष व कक्ष। पृथ्वी का अक्ष पहले लिखो, पृथ्वी का अक्ष क्या है, कक्ष बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब आप अक्ष को समझिए। देखिए अक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। अब पहले इसको देख लो एक बार। देखिए एक ये आपके लोहे की पट्टी ब्लैक, और ऊपर भी ये ब्लैक, और आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे वाली पट्टी को कोई एक अंदर लोहे की रेक है, कुछ कील है जो उसको दोनों को आपस में जोड़ रही है। इसे ही अक्ष कहा जाता है। वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है, जोड़ती है, उस काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। समझ में आई बात? ये तो वास्तविक रेखा है, तो लोह है वास्तव में। पृथ्वी में कोई लोह है कौन के हम हम निकाले वो गए, पृथ्वी में आमने सामने कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन एक काल्पनिक रेखा हम मान सकते हैं। उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। अब आप इसको इसमें देखोगे ना चित्र में, तो आप ये पाओगे यहां पे, देखिए ये जैसे ये एक रेखा है, ये ठीक है, ये रेखा, और एक ये रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम मूल रूप से रेखा कौन सी है? ये पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, पृथ्वी अक्ष भी झुकी हुई है। कितनी झुकी वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो रेखा है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्ष बोलते हैं। और इसका उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो अक्ष में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। पृथ्वी अक्ष के ही चारों तरफ घूर्णन करती है। ये इसके चारों तरफ ही घूर्णन कर रही है। आप इसको देखोगे ना, ऐसे देखिए, अब देखो ये किसके चारों तरफ घूम रही है? अक्ष के चारों तरफ। इसे हम कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी की घूर्णन गति हमेशा अक्ष पर होती है, कक्ष पे नहीं होती। पृथ्वी अक्ष पर ही घूमती है और पृथ्वी अक्ष पे झुकी हुई। आप देखोगे ये, अब अगर इसको सही करते ना तो ऐसे होता है ये, लेकिन अगर आप देख रहे हो ना तो इसको झुका हुआ देखोगे, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष खुद 23.5 डिग्री झुका हुआ है। समझ में आ रही बात? अब यह मत पूछे क्यों झुकीड़ है, क्यों झुकीड़ है, मन रहा कौन। यह शोध विषय है। अब आप इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले तो आपको अक्ष की परिभाषा बतानी है, फिर आपको ये बताना है कि अक्ष जो है वो आपकी, इसका उपयोग क्या है अक्ष का। तो पृथ्वी जिस केंद्र के सहारे, जिस उस काल्पनिक रेखा के सहारे घूमती है, उसे हम पृथ्वी की अक्षीय गति भी कहते हैं। जैसे अपन घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति को अक्षीय गति भी कहते हैं, क्योंकि वो अक्ष के चारों तरफ घूमती है। क्लियर? तो अक्ष लिखिए। अपन उसको एक दूसरे चित्र से भी ला सकते हैं। ये लो,
यहां से ये रेखा यहां से घुसी अंदर और यहां से बाहर निकली है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्ष बोलते हैं। अक्ष की परिभाषा लिखो, चित्र बना के लिखना। भूगोल में चित्र बन के इतने बहुत ज्यादा बनेंगे, चित्र बनेंगे ना तभी आपको बात समझ में आएगी, इसलिए चित्र बना। बाकी हूँ कोई पेज और दुश्मी होगा, मैं आपके पेज का दुश्मी थोड़ी हूँ कि पेज खराब कराऊं यार। चित्र बनाया, दिख रहा है? जल्दी करो, परिचय आज होगा तभी कल अक्षांश देशांतर शुरू होंगे। और ये बात देखो पृथ्वी की नहीं है, किसी भी ग्रह के संदर्भ में बात करोगे ना, हर ग्रह का अपना अक्ष है, हर ग्रह का अपना अक्ष माना जाता है। ठीक है, अब आप लिखिए अक्ष में परिभाषा में कि पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा पृथ्वी के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। अक्ष कहलाती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये अक्ष है। ये अक्ष कहाँ काम आने वाला है? आगे जब अपन घूर्णन गति पढ़ेंगे तब हर जगह मैं अक्ष 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 बोलूंगा, तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए अक्ष है क्या सर, क्योंकि हर जगह फिर क्यों पूरी घूर्णन गति में बार बार अक्ष आएगा, अक्ष से अक्षांश आएगा, अक्ष पर बनने वाला अंश ही अक्षांश है। फिर जैसे ये अक्ष है, इसका ये 2 डिग्री है तो उसे 2 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 5 डिग्री अक्षांश, समझ रहे हो ना? तो अक्ष का थोड़ा ध्यान रखना। अक्ष की परिभाषा बहुत अच्छे से याद होनी जरूरी है। परिभाषा याद होनी जरूरी नहीं बल्कि आपको समझ में आना जरूरी है अक्ष मैटर है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। आप देख रहे होंगे कि अक्ष देखो इस प्रकार से ये है ऐसे, तो इस प्रकार से जब अक्ष बना हुआ है तो हमें दिमाग में कहीं न कहीं ये बात जरूर आती है कि अक्ष इस प्रकार से है तिरछा, जबकि होना कैसे चाहिए था? सीधा होना चाहिए था, इस टाइप से। अगर ऐसे होता तो होता अक्ष 90 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए। ठीक है, अब देखिए आप इस बात को समझना आप ढंग से। अगर अक्ष ऐसे होता उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तो हम कहते हैं अक्ष कितने डिग्री है? 90 डिग्री। पूरी पृथ्वी 380 डिग्री है, हर गोल वस्तु 380 डिग्री की होती है। यहां से यहां तक पूरा 360 डिग्री। पूरी पृथ्वी 360 की होती है, हर गोल वस्तु 360 डिग्री की होती है। अब इसके अगर 4 टुकड़े कर लें तो 360 के 4 टुकड़े मतलब 90 का, 90 180, 90 180 मतलब टोटल 360 हो गया। तो अब इस एक टुकड़े की बात करें, 90 ये 90 ये 90 ये और 90 ये, ऐसे करके 360 होता है। अब अगर आप इसको देखो कि अगर हम 40,000 और 75, 40,000 और 75 में अगर अपन भाग दे 360 का, तो आप देखना कितने आएंगे, जितना आंकड़ा आएगा वही उतनी अक्षांश आ जाएगी आपकी, देशांतर आ जाएगी। अक्षांश और देशांतर ज्ञात करने के लिए हम 40,000, 75 और 40,008 में से 360 और उसके भाग देने वाले हैं आगे, इसलिए ये लंबाइयां बतानी जरूरी थी। चलो उस लंबाई को अपन बाद में देखेंगे, अभी आप इसको समझिए। तो अब आप अगर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर अक्ष इस साइड ऐसे होता
तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अक्ष बिल्कुल 90 डिग्री पे है। लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं कि अक्ष 90 डिग्री पे नहीं है और ये पूरा का पूरा गैप आया हुआ है। ये गैप है आपके 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री का। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ। हम उसको ऐसे भी कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सामान्य भाषा में ये बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कि अक्ष खुद 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब होना कितना चाहिए था? 90 डिग्री। 23.5 झुक गया तो 23.5 झुकते ही पीछे यहाँ पे कितना बच गया? 90 में से 23.5 घटा दो, पीछे कितने बचे? 66.5 डिग्री। अब इसका दूसरा सवाल कैसे बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के साथ में, मूल अक्ष के साथ में वर्तमान में कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है और ये इतनी झुकी हुई है। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि पृथ्वी 30 डिग्री झुकी हुई होती तो कोण कितना बनता? पृथ्वी अगर 50 डिग्री झुकी हुई होती, पृथ्वी अगर 80 डिग्री झुकी हुई होती, अरुण ग्रह का अक्ष 80 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए उसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हूँ तो है मजे में आओ, कहते हैं ना लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को, क्योंकि वो अपने अक्ष पे करीबन 85% के आसपास झुका हुआ है। तो बिल्कुल सोया हुआ ग्रह प्रतीत होता है। पृथ्वी झुकी हुई है कितनी? 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री झुकी तो पीछे कितना बच गया? 66.5 डिग्री। इसीलिए कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और एंटी आर्कटिक रेखा सारे 23.5 और 66.5 पे ही है। कर्क और मकर कितने पे? 23.5 पे। आर्कटिक और एंटी आर्कटिक रेखा कितने पे? 66.5 पे। सवाल कई बार ऐसे बनते हैं कि कर्क और मकर रेखा 23.5 ही क्यों, 24.5 क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई इतनी, वहीं जाके एंगल पड़ता है। मैं आपको उसको घूर्णन, उसमें परिक्रमण गति में समझाऊंगा। तो 23.5 और 66.5 का बड़ा महत्व है इसमें। 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। ये अगर अपन इसको इस हिसाब से लें तो आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये इस पॉइंट और इसके बीच का गैप, ये गैप कितना है? 23.5 डिग्री का। ये 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। बस इतनी सी बात ही ध्यान रखनी है आपको। और कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो ये चित्र बनाया हुआ है ही, और लिख लो नीचे पॉइंट डाल के। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चित्र बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अथवा पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अथवा पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण पृथ्वी अपने मूल अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मूल अक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये सवाल कैसे आते हैं? सीधा सवाल आता है कि अक्ष कितना झुका हुआ है और कोण कितना। झुकाव पूछते हैं 23.5 डिग्री, कोण पूछते हैं तो 66.5 डिग्री। ठीक है, ये चित्र बना दो ऐसे झुकाव वाला। ऊपर लिखना 23.5, नीचे लिखना 66.5, और साइड में क्या लिखोगे? 23.5 प्लस 66 बराबर 90। ऐसे कर लेना। ठीक है, अगर ये डिग्री मिनट समझ में नहीं आए हुए तो अभी खाली इतना ही लिख लो। यही लिख सकते हो। मैं डिग्री मिनट आगे समझाऊंगा अगली क्लास में।
अक्ष हो गया, समझ में आया। अब लिखिए कक्ष। साढ़े 23 का झुकाव और 66.5 डिग्री का कोण। अब ये ऐसे कई बार काल्पनिक सवाल देते हैं कि अगर मान ले पृथ्वी का झुकाव 21.5 डिग्री है तो अपने अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, फिर आपको उसको 90 में से घटा देना है। क्योंकि आप ऐसे 66.5 रट के जाओगे ना तो वहां जाके काल्पनिक उदाहरण दे देते हैं। भूगोल में कल्पनात्मक उदाहरण का रहता है। पिछली बार एक ज्वार बाटा बढ़िया याद करवाया, लास्ट में कहेगा अगर ज्वार बाटो हाथ घंटा मुसले तो बीजू कदे आया मैं सोरा बैठा है मारे साथ 6 घंटा और सिखाए। तो अब मैंने 6.25 घंटे का सिखाया था, वहां उन्होंने उदाहरण कर चेंज कर दिया, काल्पनिक मान लिया कि पृथ्वी की गति दुगुना हो जाए तो ज्वार बाटो पाछो कदे आ है। छोरा समान गति में याद करी गया था। अब परीक्षा की कि परीक्षक ने पृथ्वी की गति कर दी धीमी और सूर्य उसकी परिक्रमण गति कर दी धीमी और घूर्णन गति कर दी ज्यादा, ऐसे करके मामला गड़बड़ कर दिया। हमें पूरा 4 दिन पढ़ो ज्वार भाटो परीक्षा में गलत कर आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल्पनात्मक रूप से गति के साथ छेड़छाड़ कर दी। इसलिए कहते हैं अगर थोड़ा समझा हुआ है तो फिर छेड़छाड़ भले करे, कोई दिक्कत नहीं आती। हमें वो भले 81% झुका हुआ है, अपना दिक्कत की है, अपन 9% उत्तर काटना है। अपने बाद में दिल मात क्यों लेनी, क्यों झुका 81%? 23.5 ही झुकी उड़ी है, लेकिन झुकाई है तो झुकाई है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब लिखिए पृथ्वी का कक्ष, ऑर्बिट। ऑर्बिट। अब देखिए ऑर्बिट, अक्ष तो समझ में आ गया, एक्सिस एंड ऑर्बिट ये सामान्य चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी होती है। अब पृथ्वी जिस रास्ते से सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है उसे पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं, उसे ही कक्ष बोलते हैं। हमने जो वीडियो देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उस वीडियो में आप देखोगे तो अब आप ये जो जिस रास्ते से पृथ्वी घूम रही है ना, इसी रास्ते को पृथ्वी का क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। तो परिक्रमण गति किसके सहारे होती है? कक्ष पर। और घूर्णन गति किस पे होती है? अक्ष पे। परिक्रमण मतलब परिक्रमा बड़ी होती है ना, मंदिर में जाओ यदि एक तो मूर्ति राखी पाकी घूमे पा, एक करनी जी मंदिर जा 42 किलोमीटर और परिक्रमा करनी पड़े। एक मोहर बड़ो आदमी हो तो 5 मिनट में घूमे आयो रो। पहली बार गयो तो मैं करनी जी मंदिर गया था, ओद गया मैं हमें यात्रा शुरू करा, वो तो फटाफट दौड़ियो जो घूमे रो, हमें हूँ घूमे आयो रो। तू क्यों घूमे आयो? ओ ए मंदिर घूमे आयो है, हमें तो मैं हमें वो 8 घंटा घूमना पड़से हैं क्या नहीं? यहाँ तो घूम ले, ये घूर्णन किया तूने, परिक्रमण बाकी है। परिक्रमण 42 किलोमीटर है, तो 42 मीटर घूमे आयो है। ये इसको हम क्या कह रहे हैं? इस रास्ते को हम कक्षा बोलते हैं। कक्षा वो रास्ता है जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकालती है। और कक्षा पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। 364 दिन या 65 दिन? 65 दिन। फिर घंटे कितने? 23 घंटे। मिनट कितने? 56 मिनट। सेकंड कितने? 4 सेकंड। और 33 पल क्षण 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 पल पल तेरी याद आती। गीत आवा ने बेटो वो मैं लम्हा और है नीचा, क्षण पल फिर लम्हा। आजकल तो हैंग गीत लम्हा माथे आया रहा के, हर लम्हा तेरे बिना एडू गीत है नहीं गोरे। लम्हा गुजरता नहीं है तो मर पुन लम्हो नहीं गुजरत। समझ है नहीं? गीत है ना ऐसा कुछ है तो मारे सामने और है, मैं याद को आवे मानो ये मजो आ रही है। चलो वो लम्हा छोड़ो, इस पे आओ। ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और इसके चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की कक्षा बोलते हैं। और इस रास्ते पर पृथ्वी जो है आपके 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसके ऊपर डिटेल में जानकारी हम पृथ्वी की परिक्रमण गति में पढ़ेंगे। गतियां आगे पूरा पाठ है अलग से, परिभाषा लिखो और ये रास्ता बना दो।
क्या हुआ? लिखो, चित्र तो बनाना पड़े, चित्र बनाओ, लिखो। पल पल लिख लिया, बढ़ाया तो लिखो। लिखना तो है ही। अंडाकार, वलयाकार, कौन सा? ये डेटा अपन चेंज कर देंगे, ये ठीक है। फोटो लिया ना कहीं से, तो ये गूगल से उठाया हुआ फोटो है, ये अपन चेंज करेंगे। 3 जुलाई मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं याद रखता हूँ। 4 जुलाई नहीं, 4 जुलाई मेरे भाई का है। 8 साल बाद हुआ, बट है डेट सेम है। आगे ला रही से बिल्कुल एकदम। कोई कन्फ्यूज हो रहा है कि मैं कौन करूँ, 8 साल रो गैप है, गलत मत हो। 4 जुलाई है। अरे ये तो बनाना नहीं है अपने को, ये तो खाली अपने को रास्ता ही बनाना है। ये तो पूरी आगे चेंज है, पूरा पूरा टॉपिक है ये आगे। आपने पूरा बनाया, शाबाश। हाँ, बहुत होशियार है छोरा हो। चलो अब बना दिया तो कोई बात नहीं, इसको आगे 3 बार और बनाना है ना, पृथ्वी की परिक्रमण गति में बनाना है। तो अच्छा है, बनाया तो अच्छा ही है। बस थे ये न सूर्य कीर लगायो बीच में इसका हागी जगह। चलो बढ़िया। आप नीचे परिभाषा लिखो, जल्दी लिखो। भूगोल में टाइम जाते हुए तेज नहीं करती है, इकोनॉमिक्स में टाइम मुश्किल से जाता था। लाइन लिखिए कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर गति करते हुए चक्कर लगाया जाता है, उस पथ को, जिस पथ पर गति करते हुए चक्कर लगाया जाता है, उस पथ को पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है जिसका आकार अंडाकार, एलिप्टिकल, ELLIPTICAL, अपने अपने वाली भाषा में लिखता हूं, एलिप्टिकल, और अपने मारवाड़ी भाषा में अंडाकार। अंडो जो है वैसे, एलिप्टिकल अथवा अंडाकार, जिसका आकार एलिप्टिकल अथवा अंडाकार, वलयाकार है। ठीक है, ये अक्ष कक्ष हो गया। और क्या क्या शेष बचा है? गतियां अगर अलग लेंगे, झुकाव हो गया, कक्षा, अक्ष, कक्ष, झुकाव, आकार सब हो गया। ये तो पूरा पाठ है, तो आगे समझेंगे। ठीक है, आज हमने सामान्य परिचय देख लिया,
घर जाके इसको वापस से एक बढ़िया समझ लेना। कल का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश व देशांतर, ठीक है।